अहमद नदीम कासमी की कहानी। मामता। पंजाब से मुझे बरतानिया के एक अफसर ने भर्ती किया और चीन के एक जजीरे हांगकांग में भेज दिया, जहां चीनी बसते थे और अंग्रेज गवर्नर राज करता था। मुद्दतों से हांगकांग पुलिस के लिए पंजाब से सिपाहियों के गिरोह बरामद किए जाते ही थे, लेकिन अब उधर यूरोप में हिटलर ने जंग छेड़ दी थी और अंग्रेज वहां बहुत अदीमुल फुर्सत हो रहा था। इसलिए हांगकांग पुलिस के लिए पंजाबी नौजवानों की मांग दुगनी हो गई थी। मैं कुछ ऐसे गठे हुए जिस्म का जवान नहीं हूँ। फौजी भर्ती में कई बार मुंह की खाई है, मगर अब के डॉक्टर ने मेरी बाहर निकली हुई पसलियों से नजरें बचाकर मेरे लंबे कद की तारीफ की और कहा कि इतने दराज कद नौजवान सिपाही को देखते ही चीनी बालिश्तिये दहल कर मर जाएंगे। हांगकांग पुलिस में 6 फुट से कम कद के नौजवानों को भेजना बहुत बड़ी सियासी गलती है, और इस सियासी गलती की तस्हीह का जज्बा मुझे हांगकांग ले आया। मैंने पुराने हांगकांगी सिपाहियों से सुन रखा था कि हांगकांग में बड़े मज़े हैं। हर उस मुल्क में पुलिस के बड़े मज़े हैं जिस पर कोई दूसरा मुल्क राज करता है, और हांगकांग तो पुलिस की जन्नत है। पस्त कद गदागर चीनी औरतों को सड़कों और बाजारों की पटरियों पर से भगा दो, और जब उनकी गोदों में से उनके बच्चे पाँव से जूतों की तरह निकल जाएं, तो उन बच्चों को गंदे चीथड़े की तरह चुटकी से पकड़कर उनकी माओं की तरफ उछाल दो और पुलिस हेडक्वार्टर में आकर इस रुपहली खिदमत की सुनहरी सनद हासिल कर लो। कोलोन और असली चीन की सरहद पर हर आने वाले चीनी मुसाफिर की तलाशी लो और उसका बोझ हल्का करके उसे फिर चीन में धक्का दे दो। समुंदर किनारे की सैरगाहों में घूमती हुई नौजवान चीनी लड़कियों में से जिसे चाहो चुन लो, उसके साथ साए की तरह लगी हुई उसकी माँ की मुट्ठी में कोई ठीकरी थमाकर लड़की को अपनी बैरक में ले जाओ और पूरी बैरक को महजूज़ो ममनून करो। और अगर कोई सार्जेंट छापा मार बैठे तो लड़की को उसके हवाले करके चैन की नींद सो जाओ। गरज बड़े मज़े थे। लेकिन जब हमारा जहाज़ सिंगापुर पहुंचा तो एक मद्रासी जहाज़ ने हवाई उड़ा दी कि इधर मशरक़ी समुंदरों में भी जंग होने वाली है। जहाज़ के अंग्रेज़ कप्तान ने यह अफवाह सुनी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मद्रासी जहाज़ी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया और सिंगापुर ही में अंग्रेज़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया ताकि अफवाह ज़्यादा न फैलने पाए। जब हम हांगकांग पहुँचे तो फ़िज़ा सरगोशियों से छलकती मालूम हुई। जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। फटी फटी आंखों में ज़बानें पैदा हो गई थीं और लोग यूं त्योरा त्योरा कर चलते थे जैसे कदम कदम पर उनके सीने के अंदर ही गोली चल जाती है। हांगकांग और कोलोन की बलखाती सड़कों की पटरियों पर बैठे हुए चीनी पनाह गजीन उफ़ुक़ की तरफ यूं तकते रहते थे जैसे बमबारों के इंतज़ार में हैं। उनके फटे हुए होठों और उचटती हुई पटरियों में एक ही सवाल कुलबुला रहा था, जो कुछ होने वाला है वो एकदम से क्यों नहीं हो चुकता। पनाह गजीन औरतें मारे खौफ व हिरास के कबल अज़ वक्त बच्चे जन रही थीं। भूखे प्यासे चीनी बच्चों के हुजूम रोटी की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। एक अंग्रेज़ हुक्मरान ने तो इंतज़ामिया के एक इजलास के दौरान में यहाँ तक कह दिया था कि इतने बहुत से बच्चों का कफ़ील होना हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं उनके गले में कुत्तों की तरह पट्टे होने चाहिए, और गले में पट्टे के बगैर जो लड़का दिखाई दे जाए उसे कोलोन की सरहद पर ले जाकर असली चीन में धक्का दे देना चाहिए। पुलिस के लिए पैदल सैर करने वाले साहब लोगों की आसाइश की खातिर पटरियां साफ रखने का काम सख्त दुश्वार हो रहा था। मोर्चे खुद रहे थे, पनाह गाहें तामीर हो रही थीं, इमारतों के हुस्न को रेत की बोरियों ने छुपा लिया था। यूं मालूम होता था कि सारा का सारा हांगकांग ज़ेरे तामीर है। शाम के बाद हांगकांग और कोलोन पर उल्लू बोल जाता था। कहते हैं एक ज़माने में हांगकांग की रोशनियां जब समुंदर में डुबकियां लगाती थीं और फिर जब पानी उन रोशनियों को ऊपर उन्हीं रोशनियों की तरफ उछाल देता था तो पुराने बोसीदा जिस्मों में भी अंगड़ाई की ऐंठन रेंगने लगती थी। मगर अब तो हांगकांग और कोलोन का दरमियानी समुंदर सारी दुनिया के अंधेरे का मंबा मालूम होता था। उस वक्त मैं दिन की तरबियती परेड से थक हार कर बैरक में चारपाई पर लेटे हुए इधर उधर की मज़े मज़े की बातें सोचने की कोशिश करता, मगर अंधेरे और सन्नाटे की दहशत मेरे कानों में बमबारों की भुनभुनाहट बनकर गूंजती और मैं अपनी माँ को याद करके रो देता। दिन को भी जब मैं लोगों की पथराई हुई आंखें और फक चेहरे देखता तो यूं महसूस होता था जैसे ये सब के सब अपनी माएँ खो बैठे हैं और उन्हीं की तलाश में सरगर्दा हैं। सबके बुशरे पर उस मासूम बच्चे की सी लुटी लुटी कैफियत थी
जिसके मुंह से कबल अज वक्त दूध खींच लिया जाए। मुझे बार बार अपनी माँ याद आती थी, मगर दिन के हंगामों में इस तसव्वुर से बार बार कतरा कर निकल जाने में कामयाब हो जाता। अलबत्ता रात को यह तसव्वुर मेरे जहन में और मेरी आंखों से चिमट कर रह जाता और मैं तकिए में मुंह छुपाकर बच्चों की तरह रोता रहता। माँ ने मुझे हांगकांग आने से रोका था और कहा था, हांगकांग तो वहाँ है जहाँ से आगे सुना है धरती ख़त्म हो जाती है। बेटा, तुम दिल्ली कलकत्ता में होते तो मैं तुम्हें ख्वाबों में तो टटोल लेती, पर तुम तो हांगकांग जा रहे हो। तुम्हारे मेरे दरमियान समुंदर और पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और फिर मेरे लाल, लाम अगर उधर भी होने लगी और तुम्हारे दुश्मनों पर भी कोई आँच आ गई तो बताओ, मैं यहाँ इस उजड़े पुजड़े गांव में किसके हाथ का सहारा लेकर उठूंगी। ना जाओ मेरे बेटे, मुझे भूखों जिंदा रहना आता है। मैं सोचती हूँ वहाँ तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारे बालों में तेल कौन डालेगा, तुम्हारी आंख से गिरी हुई पलक कौन निकालेगा, तुम्हारे चोले के बटन कौन टाकेगा। और फिर पिछले साल की तरह तुम्हारे दुश्मनों को निमोनिया हो गया तो पिछले से पिछले साल की तरह मेरी ज़बान कोयला हो जाए। अगर तुम्हारे दुश्मनों के आधे सर में दर्द उठा तो तुम्हारी कनपट्टियों में रोगन बादाम कौन डालेगा। नहीं बेटा, ना जाओ, चलो मेरे घुटने से लगकर बैठ जाओ। भूखों मरेंगे पर इकट्ठे मरेंगे। और बेटा, अगर तुम हांगकांग में हुए और इधर मैं मर गई तो मेरी कब्र पर तुम्हारे हिस्से की मुट्ठी भर मिट्टी कौन डालेगा, जो मौलवी जी कहते हैं माँ की कब्र के अंधेरे में झोली भर सितारों की तरह चमकती रहती है। बताओ। लेकिन मैं चला आया था, और जब आते वक्त मैंने माँ की तरफ देखा तो उसके चेहरे की कोई झुर्री ऐसी न थी जिसमें आंसू नदी बनकर फैल न गए हों। आंसुओं में डूबा हुआ ये चेहरा जैसे मेरी पुतलियों में घुस गया था, और रात को बैरक में मुझे उस फक्त चेहरे के सिवा और कुछ नजर न आता था। माँ, तुम्हारी पलकें झपकती ही नहीं, तुम्हारी पुतलियां तो हिलती ही नहीं, तुम किसे देख रही हो माँ? और ये सवाल मैं इसलिए पूछता था कि मुझे मेरी माँ चीनी पनाह गजीनों की तरह उफुक की तरफ तकती नजर आती थी, जहाँ से कहते हैं 1 मिनट में 1000 बम बरसाने वाले हवाई जहाज़ों को नमूदार होना था। और फिर एक दिन ये नज़रें उफुक पर जमी रह गईं। बमबार किसी और समत से आ निकले। पियानो और ऑर्गन की सदाओं में लिपटा हुआ हांगकांग बमों के धमाकों से बिलबिला उठा। तैयारा शिकन तोपें चंद मर्तबा भौंकी और फिर गर्दनें निहुड़ा कर थके अजदहों की तरह लेट गईं। बिजली और तार के उखड़े हुए खंभे बुलंदी पर से पटखनियां खाते हुए गिरे और सड़कों पर बिखरे हुए पनाह गजीनों का भेजा चाटते साहिल पर बिखर गए। शहरों की इमारतों ने अपनी जगह बदल ली। दीवारों के मलबे बागीचों में आन गिरे तो बागीचे की झाड़ियां हॉल कमरों में बिखर गईं। ड्यूटी पर खड़े हुए एक पंजाबी सिपाही के पेट में बम का एक स्प्लिंटर पेवस्त हो गया। अंतड़ियां बाहर निकल आईं। मौत के कर्ब में उसने चंद बल खाए तो उसकी अंतड़ियां उसकी गर्दन में फंस गईं, और एक अंग्रेज अफसर ने बमों के खौफ से बेनियाज होकर उसकी तस्वीर उतार ली। हम गैर तरबियत याफ्ता सिपाहियों को पनाहगाहों में धकेल दिया गया, जहां अंग्रेज बच्चे और अंग्रेज माएँ तक मम्मी मम्मी कराह रही थीं। एक बूढ़ी अंग्रेज औरत पनाहगाह के दरवाजे के पास से हर चेहरे को पढ़ती हुई आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू तुले खड़े थे और वो एक हाथ से ठोड़ी के नीचे लटकती हुई झिल्ली को मसले जा रही थी। और जब वो आखिरी चेहरा पढ़ चुकी तो मेरा बेटा कहकर धम से गिर पड़ी और हम सब के मुंह लटक गए। जापानियों के आने में ज़्यादा देर न लगी। वो आए और काबिज हो गए, और मैं जो पंजाब से हांगकांग में पुलिस का सिपाही बनने आया था, जंगी कैदी बना दिया गया। उस रोज़ मैं खूब रोया। मुझे कुछ ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन मता यानी अपनी माँ को खो बैठा हूँ, जैसे जंग ने मेरी बाहों से मेरी माँ को खसोट लिया है, जैसे अब तक मैं हांगकांग में अपनी माँ के पहलू में बैठा था, मगर अब उसकी लाश को दफन करके खाली हाथ रह गया हूँ। बावजूद 1000 कोशिश के अब माँ का फ़क़ चेहरा भी मेरे सामने नहीं उभरता था। उस चेहरे के नकूश धुंधला गए थे, हर तरफ जैसे गुबार उड़ने लगा था। चंद रोज़ तक इसी कैफियत में कैदियों के बाड़े में बंद पड़ा रहा। मेरा बंद टूट चुका था और जिस्म बिल्कुल खोखला हो गया था। कभी भूले से सर हिलाया तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पत्थर एक कान से लुढ़क कर दूसरे कान से टकरा गया है। बाज़ औक़ात फेफड़ों में सांस जाती थी और वहीं की हो रहती थी, और मैं सीने पर घूंसा मार कर दूसरे सांस ले पाता था। मगर जल्द ही मैं इस कैद से मानूस हो गया, और फिर जापानियों से मानूस होने में तो मुझे कोई देर न लगी। मेरी कमीज़ के बटन टूट गए थे। एक दिन एक जापानी से मैंने एक बटन की भीख मांगी तो उसने मेरे सीने के बालों का एक गुच्छा एक झटके से तोड़कर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, इसे बांध लो।
टूटे हुए बालों की जड़ों में से फूटते हुए खून ने जापानियों से मानूस होने की पहली मंजिल तय करा दी। हुक्म मिला कि सब कतार में खड़े हो जाओ। हुक्म देने वाला जापानी अफसर उल्टे कदमों पीछे हटा तो एक छोटे से गधे ने उसे लड़खड़ा दिया। उसकी टोपी गिर पड़ी और ऐनक का एक बाजू कान से हटकर लटकने लगा। मेरे करीब खड़ा हुआ सर बुलंद मुस्कुरा दिया। मुस्कुराता है? एक जापानी अफसर ने सवाल किया और फिर एक गोली सन से आई और सरबुलंद की पसलियों को तोड़ती हुई निकल गई। एक लम्हे के लिए मैं मर गया। फिर जब जापानियों को बेतहाशा हंसते सुना तो होश आया। हंसी की वजह भी समझ में आ गई। गोली सरबुलंद के जिस्म से निकलकर उसके अकब में खड़े हुए वारिस के पेट में घुस गई थी और सरबुलंद पीछे गिरा था तो वारिस मुंह के बल गिरा था और मौत के कर्ब में दोनों ने एक दूसरे के जिस्म नोच डाले थे और वारिस की मौत जापानियों के लिए लतीफ़ा बन गई थी। उस रोज़ से हम सब ने एकाएकी जापानियों से मानूस होने की आखिरी मंजिल तय कर ली। हुक्म मिले तो मुस्कुराओ, हुक्म मिले तो नज़रें उठाओ, हुक्म मिले तो खुश गले तर करने के लिए मुंह का लुआब निकलो और अगर हुक्म न मिले तो मिट्टी के माधव की तरह जिस अंदाज और जिस रुख से खड़े रहो। और फिर मैं जीने के मामले में बहुत लालची हो गया था। मैं हर कीमत पर जीना चाहता था कि कभी तो जंग ख़त्म होगी, कभी तो कोई जहाज़ मुझे अपने सीने पर बिठाकर सिंगापुर से गुजरता हुआ हुगली में दाखिल होगा और रेलगाड़ी मुझे कलकत्ता से पंजाब ले जाएगी, जहां मैं अपनी माँ के घुटने से लगकर बैठ जाऊंगा और क़यामत तक यूं ही बैठा रहूंगा। जीने के इसी लालच के सबब मैंने जापानियों के हुजूर में कभी कोई गुस्ताखी न की। काफ़ी दिनों तक हम हांगकांग ही में अपने नए हाकिमों की खिदमत बजा लाते रहे। हम फटी हुई नेकरों में कागज़ फंसाकर सत्रपोशी करते थे और टूटे हुए बटनों वाले गरेबानों में से झांकते हुए सीने को बाजुओं से ढांपे रखते थे और हम ऐसे सिद्ध गए थे कि हमने सर्कस वाले हाथियों को मात कर दिया था। एक रोज़ हमें एक जापानी अफसर ने बताया कि हांगकांग के करीब ही साहिली जजीरों में से एक छोटे से जजीरे पर 100-150 चीनी मछेरों ने जापानी सरकार के खिलाफ एक मुहाज बना लिया है और अब वो हांगकांग तक पर छापा मारने की सोच रहे हैं। उनकी गोशमाली के लिए हांगकांग से जापानी फौजियों का एक दस्ता भी जाने वाला था, जिसमें वफादार और ताबेदार किस्म के कैदियों को भी जाना था। जाहिर है उसमें मेरा नाम सरे फहरिस्त था। रात के 2 बजे हम सब एक दुखानी कश्ती पर सवार हुए। आज हवा मामूल से ज़्यादा खुनुक हो रही थी और मेरी कमीज़ के खुले गरेबान में जैसे ओले से भर गए थे। एक दूसरे में घुसते सिमटते हम मुंह अंधेरे उस जजीरे पर पहुँचे। निहायत होशियारी से साहिल पर उतरे और फिर झाड़ियों में रेंगते हुए जब आगे बढ़े तो उस वक्त सामने मशरिक़ में जैसे किसी ने अनार छोड़ दिए थे। इतनी उजली सुबह मैंने पंजाब में भी कभी नहीं देखी थी। यूँ मालूम होता था जैसे मैंने सुबह को उरियानी के आलम में उसके खलवत कदे में देख लिया है। चिड़ियों के चहचहों में हंसी किसी कैफियत थी। समुंदरी परिंदे लंबी लंबी टांगे लटकाए हमारे सरों पर तैरने और गौते मारने लगे थे। अचानक हमने देखा कि हमारे सामने एक छोटी सी वादी चीनी की प्याली की तरह नमूदार हो गई। उसके ऐन वस्त में चंद झोपड़े थे और चार तरफ साहिल की समत से आती हुई अनगिनत पगडंडियाँ उनके करीब आकर गायब हो रही थी। झोपड़ियों के गिर्द घास के क़िते थे, उनके गिर्द दरख्तों का एक दायरा था, उनके पीछे झाड़ियों का एक दायरा और फिर सबके आखिर में साहिल की सुनहरी रेत और सांस लेते हुए समुंदर का दायरा। सारा मंजर कुछ अजीब मसनूई सा लगता था, बिल्कुल खिलौना सा। और जब मैं समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों की तरफ देखता तो मेरे कदमों तले चीनी की ये प्याली कुदरती और डोलती हुई मालूम होती थी। हम सबको बड़ी हैरत हुई कि देर तक इंतज़ार करने के बावजूद अभी तक हमें झोपड़ों के आसपास कोई बच्चा तक दिखाई नहीं दिया था। किसी झोपड़े से धुआं तक नहीं उठा था, किसी बूढ़े के खांसने तक की आवाज़ नहीं आई थी। सिर्फ एक कुत्ता घास के क़ितों में लोटे लगा रहा था। तंग आकर दस्ते के जापानी लीडर ने अपने रिवॉल्वर से हवा में फायर कर दिया और फिर हम सब दुबक कर ज़मीन से चिमट गए। मगर यह फायर भी झोपड़ियों के आसपास ज़िंदगी का कोई सबूत न उभार सका। बस इतना हुआ कि खेलता हुआ कुत्ता कान खड़े करके एक लम्हा हमारी तरफ देखता रहा और फिर झोपड़ियों में भाग गया। चिड़ियाँ बहुत सी डारों की सूरत में मशरिक़ की तरफ कुछ यूं उड़ गईं जैसे उभरते हुए सूरज में घुसकर ही दम लेंगी। अब हमने हल्ला बोल दिया। झोपड़ों के करीब आकर हमने इकट्ठे बहुत से फायर कर दिए और फिर जापानी अफसर ने कड़क कर चीनी ज़बान में कहा, अगर कोई अंदर है तो फ़ौरन बाहर आ जाए, वरना इसके बाद हम अंदर आकर किसी को जीता ना छोड़ेंगे। और फिर मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो सिर्फ जिनों परियों की कहानियों ही में देखा जा सकता है। यहाँ से वहाँ तक तमाम झोपड़ियों में से फटे पुराने चीथड़े पहने हुए बूढ़ी और अधेड़ उम्र की औरतें इतनी बहुत सी तादाद में एकदम बाहर निकल आईं
جیسے وہ اسی حکم کے انتظار میں تھیں۔ آن کی آن میں ہمارے سامنے جھریوں بھرے چہرے، لٹکتی ہوئی جھلیوں اور بجھی ہوئی آنکھوں کی قطاریں تن گئیں، اور مجھے کچھ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کا سناٹا ہولناک تھا۔ ابھرتے ہوئے سورج کی وجہ سے ہم سب کے سائے ڈراؤنی حد تک لمبے ہو کر گھاس کے قطعوں پر جیسے لیٹ گئے تھے، اور عورتیں زیر لب کوئی جاپ کر رہی تھیں۔ کچھ ایسی پراسرار فضا پیدا ہو گئی جیسے ابھی ابھی ایک پل میں چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر جائے گی اور الٹ کر سب کو سمندر میں گرا دے گی۔ جاپانی افسر کے حکم سے ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ پھر جاپانی لیڈر آگے بڑھا اور گرج کر بولا، مرد کہاں ہیں؟ ایک لمحے تک کچھ خاموشی رہی، جیسے توپ میں گولا بھرا جا رہا ہے۔ پھر ایک بالکل سفید بالوں والی بڑھیا ایک قدم آگے آ گئی اور بولی، روز کے کام پر گئے ہیں۔ روز کے کام پر؟ لیڈر کڑکا، یعنی جاپانی سرکار کی جڑیں کھودنے کے لیے چین کے ساحلوں پر فسادیوں کے اڈے بنانے؟ جی نہیں، بڑھیا بولی، مچھلیاں پکڑنے۔ اور بچے اور بوڑھے؟ افسر نے پوچھا۔ اور تمہاری لڑکیاں؟ آج ہم مچھیروں کا سالانہ میلہ ہے، بڑھیا اسی انداز میں بول رہی تھی۔ سب ادھر پانیوں میں خوشیاں منائیں گے اور ادھر آؤ۔ لیڈر نے بڑھیا کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے کھینچا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ دوسرے افسر نے اس کی پیٹھ پر اپنے ریوالور کا فائر کر دیا۔ وہ چیخی اور یوں تڑپی جیسے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ چت گر پڑی اور دو ایک بار تن کر ٹھنڈی ہو گئی اور اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جیسے ہم سب کو گھورنے لگی۔ سب عورتیں چہروں کو ہاتھوں سے چھپا کر رہ گئیں اور میں نے اپنے ہونٹ کے ایک گوشے کو اس زور سے کاٹا کہ کرت سے میرا دانت میرے ہی گوشت میں اتر گیا۔ چڑیوں کے غول جو شاید پلٹ آئے تھے روتے ہوئے ہانگ کانگ کی طرف اڑ گئے۔ لمبی لمبی ٹانگوں والے سمندری پرندے کچھ یوں منتشر ہو کر ادھر ادھر اڑ گئے جیسے گولی انہی کے ہجوم میں سے گزری ہے۔ دور کی جھونپڑیوں میں دو کتے بھونکنے لگے۔ ہم پنجابیوں کو عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر جاپانی جھونپڑوں میں گھس گئے۔ خوب اٹھا پٹخ کی اور گالیاں بکی۔ میں چینی عورتوں کے چہروں کو باری باری دیکھتا رہا۔ ان کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکتی ہوئی جھلی موت کے خوف سے یا جانے کس احساس سے کانپے جا رہی تھی، اور ان کی ذرا ذرا سی آنکھیں کہیں دور ہٹ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ جاپانی جھونپڑوں سے نکل کر دور گول ساحل کی طرف چلے گئے تھے اور جھاڑیوں میں فائر کر رہے تھے۔ اچانک ایک عورت زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا زیر لب جاپ جاری کر دیا۔ مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں فوراً دوسری طرف دیکھنے لگا اور کچھ یوں ظاہر کیا جیسے میں ان سب سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ آنکھوں کے گوشوں میں سے میں نے دیکھا کہ وہ عورت پھر زمین پر بیٹھ گئی اور دوسری عورتوں کی ٹانگوں میں چھپتی ہوئی آگے کھسکنے لگی۔ مردہ بڑھیا کے پاس آ کر اس نے نہایت خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھا، پھر جلدی سے لاش کے چہرے پر ایک بڑا سا کپڑا پھیلا کر وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ضبط کی کوشش کی، کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں میں جکڑ لیا، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے۔ لاش کا منہ ڈھانپنے والی عورت تھوڑا سا آگے آ کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی پلکیں جھپک گئیں اور اکٹھے بہت سے آنسو اس کی جھریوں میں ندیوں کی طرح بہہ کر پھیل گئے۔ سمندر کی ٹھنڈی نمآلود ہوا میرے کھلے گریبان سے فائدہ اٹھا کر میری پسلیوں میں پیوست ہوئی جا رہی تھی اور میں رو رہا تھا۔ میں نے دوسری عورتوں کی طرف دیکھا، ان سب کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئی تھیں۔ میں بڑھیا کی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے منہ پر سے کپڑا اڑا دیا تھا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اٹھایا اور اس کے گرد کپڑا لپیٹ دیا۔ ایک جاپانی سپاہی چنگھاڑتا ہوا آیا اور میری کمر میں ایک زور کی ٹھوکر ماری۔ لاش کا منہ ڈھانپنے والی عورت کے سوا دوسری سب عورتوں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے چھپا لیے اور میں کمر کی چوٹ کو سہلاتا کھڑا ہو گیا۔ جاپانی سپاہی نے لاش کے سر پر سے کپڑا نوچ ڈالا۔ مری ہوئی بڑھیا کا ذرا سا سفید جوڑا کھل کر اس کے کھلے دہانے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں پر پھیل گیا اور سب جاپانی واپس آ گئے۔ دستے کے لیڈر نے عورتوں کے سامنے بڑے غصے سے ایک تقریر کی اور کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہانگ کانگ میں بھی تم لوگوں کا خفیہ گروہ کام کر رہا ہے اور انہی میں سے کسی نے تمہیں ہمارے چھاپے کی خبر دی ہے، ورنہ یوں نوعمر لڑکیوں، بچے، جوان اور بوڑھے جزیرے پر سے غائب نہ ہوتے۔ لیکن ہم یہاں سے جانے کے نہیں، ہم آج سارا دن ان کا انتظار کریں گے، اور جب وہ آئیں گے تو تمہارے بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، شوہروں، بیویوں اور باپوں کو تمہارے ہی سامنے گولیوں سے اڑا دیں گے، اور پھر تمہیں بھی سمندر میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا اور آخر ہم جنگی قیدیوں کو ان نئے قیدیوں کی نگرانی پر مقرر کر کے سب جاپانی دور درختوں کے دائرے میں چلے گئے اور اپنے اپنے تھیلوں میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر
قہقہے مارنے اور ناچنے گانے لگے۔ عورتیں ہمارے حلقے میں بیٹھ گئیں۔ بادل گھرائے تھے جن کی وجہ سے سورج غائب تھا۔ اتنی دیر بعد بھی وہی منہ اندھیرے کا منظر جاری تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا میرے سینے میں برمے کی طرح گھسی جا رہی تھی۔ میں گریبان کے دونوں حصوں کو ملاتا تو میرا ہاتھ سن ہو جاتا، اور جب چھوڑتا تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھتا۔ بڑھیا کی لاش کی موجودگی کے احساس سے بھی جسم کی کپکپی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عورتوں کا زیر لب جاب جاری تھا۔ لاش کا منہ ڈھانپنے والی عورت کے چہرے پر آنسوؤں کے بجائے زردی کھنڈ رہی تھی، اور وہ منہ کھولے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ دیر تک یہی کیفیت جاری رہی، جب ایک جاپانی سپاہی ہمارے پاس آیا اور بولا کہ فی الحال ایک اور قریبی جزیرے پر جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد ادھر روانہ ہوں گے، اور جب تک یہ عورتیں ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں گی۔ اس نے عورتوں کو کھانا پکانے کا حکم دیا اور ہمیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ عورتیں اپنے اپنے جھوپڑوں میں چلی گئیں۔ بادل گرجنے لگا۔ ہوا میں جمی ہوئی برف کے ٹکڑے اڑنے لگے جو میرے سینے سے نکیلے پتھروں کی طرح ٹکرا رہے تھے، اور میں اپنے گھروندے کے اس گوشے کو یاد کر رہا تھا جس میں دبک کر ہم ماں بیٹا سردیوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے تھے۔ اپلوں کا دھواں ہمارا احاطہ کیے رکھتا تھا، اور ماں بار بار میرے سینے پر اپنی چادر پھیلا کر کہتی تھی، سینے کو سردی سے بچائے رکھو بیٹا، ہوا میں جو نمونیا ہوتا ہے وہ سینے کی ہی راہ پسلیوں میں اترتا ہے۔ آنسوؤں میں بھیگا ہوا ماں کا چہرہ ایک مدت کے بعد بڑی وضاحت سے میرے سامنے ابھرا۔ جھریوں میں پھنسے ہوئے آنسو بجلی کی چمک سے جگمگا اٹھے تھے۔ جھلی کانپ رہی تھی اور یہ چہرہ میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ عورت جس نے لاش کا چہرہ ڈھانپا تھا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اور وہ بار بار پلٹ کر جاپانیوں کی طرف دیکھتی تھی جو دور ابھی تک ناچ اور گا رہے تھے۔ اس کے چہرے اور میری ماں کے چہرے میں کتنی مماثلت تھی، بڑھاپے میں کتنی یکسانیت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی جھریوں میں بھی آنسو پھیل رہے تھے۔ قریب آ کر رک گئی اور چینی زبان میں آہستہ سے بولی، قیدی ہو؟ میں زبان سے کچھ نہ بولا، صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، میرا بیٹا جلدی میں تھا۔ میں پکارتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی قمیص میں بھی تمہاری قمیص کی طرح ایک بھی بٹن نہ تھا۔ میں چونکا۔ وہ بولتی چلی گئی، تمہاری ماں ہے نا؟ میں اب کے بھی کچھ نہ بولا، صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر بچے کی طرح رونے لگا۔ وہ آگے بڑھ کر میری قمیص میں بٹن ٹانکنے لگی، اور جب ٹانک چکی تو آنسوؤں میں مسکرائی۔ جاپانیوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر اس نے جیسے چوری چوری میرے گال پر ایک بوسہ دیا، اور میری قمیص سے آنسو پونچھ کر پلٹ گئی، اور میں ایک لمحے کے لیے یوں سمجھا جیسے چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر کر الٹ گئی ہے اور میں پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں گر پڑا ہوں۔